हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो लास्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको वो समझ आया होगा। मैं टॉपिक आज का उसी से ही शुरू कर रहा हूँ। पहले उसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल किया था, सेम वैसे ही हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 2N2O4 O2 के साथ रिएक्ट करके 2N2O5 बना रहा है। ये स्टेटमेंट गिवन है। उसने हमारे को इसके क्वेश्चन के अंदर ये कहा हुआ है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 है वो 1.3 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें सेम उसी लॉजिकल अप्रोच से चलना है। पहले आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनानी है। तो वैसे ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल आएगा। देखो कल हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट के लिए जब हम रेट की एक इक्वेशन बनाते हैं तो पहले माइनस साइन आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्टिचोमेट्रिक नंबर है वो आपने 1/, करना है तो -1/2। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय dt विच इज़ इक्वल टू, अब नंबर 1 है तो -d/O2/dt विच इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस साइन लगा रहे थे तो 1/2 d/N2O5/d। तो बच्चों रेट की जो इक्वेशन है वो गिवन क्वेश्चन के लिए ये बनेगी जैसा हमने कल बनाया भी था। अब इसके बाद देखो स्टेटमेंट में उसने हमारे को मेंशन कर रखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको आपने लिखना कैसे है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दैट मीन्स d ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt, ये उसने हमारे को बता रखा है 1.3 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये स्टेटमेंट में हमारे को गिवन है। अब वो बच्चों हमारे को कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या आएगा। तो वैसे ही जैसे कल अप्रोच किया था क्वेश्चन को, पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन को और जो गिवन टर्म है उसको इक्वेट करो। देखो उसने हमारे को ये बता रखा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इक्वल है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सिंगल टर्म जो है वो रेट को एक्सप्लेन करती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बच्चों इक्वल है 1/2 d ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt। अब उसने ये टर्म हमारे को बता रखी है 1/2 इंटू d ऑफ N2O5/dt जो है ये 1.3 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप सोल्व कर सकते हो 0.65 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों उसके बाद उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 क्या होगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि डिसोसिएशन के लिए आपको हमेशा माइनस साइन लगाना है। तो माइनस किसका डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं O2 का, तो -d ऑफ O2 डिवाइडेड बाय d ऑफ t, ये आपको फाइंड करना है। तो अब आपको ये मैंने कल भी बताया था कि आप टर्म्स को इक्वेट कर सकते हो। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड कर लिया, ये आपको पता है, आप इसको इक्वेट कर सकते हो और आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आ रहा है -d/O2/dt। जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो इसका मतलब है कि -d/O2/dt किसके इक्वल आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये इक्वल आएगी किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, विच इज इक्वल टू 0.65 इंटू 10⁻⁻3। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप इस लॉजिक से सोल्व कर सकते हो।
इसके बाद देखो बच्चों, इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है? देखो बच्चों, सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज का मतलब, जैसे अब मान लो कि यहाँ से हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो मुझे यहाँ से किसी जैसे पानीपत तक जाना है या कहीं और जाना है, तो अगर मैं हर टाइम कांस्टेंट स्पीड से तो चल नहीं सकता। किसी टाइम पे मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, किसी टाइम पे मेरी स्पीड कम होगी। तो ओवरऑल अगर मान लो मैं यहाँ से हिसार तक गया और मैं 2 घंटे में पहुँच गया, किसी टाइम पे मैं 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँगा, किसी पे मैं 70 से चल रहा हूँगा, लेकिन मेरा एवरेज जो है वो मैंने मान लो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 आवर में, तो वो 50 आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ रहा है। मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी टाइम इंटरवल के अंदर फाइंड कर रहे हो, इफ वी आर फाइंडिंग rate of reaction in a time interval, तो अगर आप किसी टाइम इंटरवल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जर्नली मैंने आपको कल बताया भी था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम 2 तरीके से इंडिकेट कर रहे थे, या तो हम इसके लिए डेल्टा लिख रहे थे या हम इसके लिए स्मॉल डी लिख रहे थे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके लिए हम हमेशा डेल्टा साइन यूज़ करते हैं। जो रेट की इक्वेशन बनाई है उसमें आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली अगर वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है तो आपको डेल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करोगे? ए चेंज होके प्रोडक्ट बना रहा है बी, वैसे ही इनिशियली इसकी जो कंसंट्रेशन है, लेट वो मैंने ए ली हुई है, ए मोल पर लीटर। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इनिशियली का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। लेट एट टी इज इक्वल टू 25 सेकेंड, जब 25 सेकेंड जा चुके होंगे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और बी की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो लेट इसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्स डिक्रीज हो रही है, तो बचेगी कितनी कंसंट्रेशन? a माइनस एक्स। भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 25 सेकेंड हो चुका होगा तो a की इतनी कंसंट्रेशन बच रही होगी। अब वैसे ही 1:1 है, x डिक्रीज हुआ है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए? x मोल पर लीटर। अब देखो बच्चों, अगर आप टाइम जो रेट है वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 25 सेकेंड के बीच में फाइंड कर रहे हो, या आप रेट जो है वो अगर किसी इंटरवल के अंदर फाइंड कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखो जैसे जैसे रिएक्शन मूव कर रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है और जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाता हूं, मैंने y एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया हुआ है, x एक्सिस के ऊपर मैं टाइम लेके चल रहा हूं। अब देखो जब टाइम t की वैल्यू 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, लेट वो मान लिया कंसंट्रेशन यहाँ पे आ रही है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब आपको अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, मान लो वो हमें ये कह दे कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 25 सेकेंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, तो हम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। लेट ये कंसंट्रेशन C1 है, ये मान लो
t इज इक्वल टू 25 सेकेंड है, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो आपको दो टाइम जो हैं जिनके बीच में एवरेज निकालना है वो कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। तो अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आप रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाओगे। अब फाइनल कंसंट्रेशन लेट ये जो वैल्यू है ये C2 आ रही है, तो C2 माइनस C1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम, लेट ये T2 है और ये T1 है, स्टैंडर्ड केस ही बना लेते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप ऐसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो है वो ये ग्राफ बन रहा होगा। अगर आप ऐसे ही ग्राफ प्रोडक्ट के लिए बनाते हो, लेट मैं वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम लेके चल रहा हूँ। अब देखो जब टाइम t की वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0। तो इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। देखो 25 सेकंड हुए तो कंसंट्रेशन कुछ आ रही है x 0, जब टाइम t 0 था तो इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 थी। फिर वैसे ही अगर आपको दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो लेट ये कंसंट्रेशन है कोई T1 पे, इसको मान लिया C1 है। ऐसे ही टाइम T1 के ऊपर कंसंट्रेशन जो है वो ये C1 आ गई। लेट ये कोई टाइम T2 है, इस पे हम कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, वो कंसंट्रेशन ये आ रही होगी C2। तो अगर आपको वैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो इक्वल आ रहा होगा। देखो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको प्लस साइन लगाना है, वैसे ही C2 माइनस C1 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो बच्चों आप ऐसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। आप ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बन रहा है और ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बन रहा है। और एवरेज का बेसिक मतलब यही होता है कि एक इंटरवल के अंदर आपको एक एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी फिक्स टाइम के ऊपर फाइंड करना है। लेट अगर आपको ये कह दे कि एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, भाई जब टाइम 20वां सेकंड है तो उस टाइम पे आपका रेट क्या है या किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है। तो अगर आपसे कोई फिक्स पॉइंट के ऊपर रेट पूछ रहा है तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। भाई अगर इंटरवल में पूछ रहा है तो एवरेज होगा, और अगर फिक्स टाइम के ऊपर पूछ रहा है तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एट फिक्स टाइम। अब बच्चों अगर आपको वो फिक्स पॉइंट के ऊपर रेट निकालने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम इंटरवल है, लिमिट जो हमारा टाइम इंटरवल है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। भाई टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिक्स पॉइंट के ऊपर वो आपसे रेट फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, हम वही रिएक्शन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो वैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर। अब देखो इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, 0। लेट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 25 सेकेंड
इसकी कंसंट्रेशन x डिक्रीज हो रही है, ये कंसंट्रेशन x, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। तो अगर जो हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ग्राफ बना रहे हैं, जो अभी हमने बनाया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेके चल रहे हैं, तो ग्राफ ऐसे बन रहा था। अब बच्चों मान लो वो हमें ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, या किसी भी t सेकेंड के ऊपर बताओ रेट क्या होगा। तो आपको ये पता भी है, या आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट, फिक्स पॉइंट के ऊपर अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करके करते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये जो पॉइंट, सिंगल पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो हम स्लोप की हेल्प से फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसको हम फाइंड करते हैं dy बाय dx से। आप क्या करोगे, इस पॉइंट से बिल्कुल एक फ्रैक्शन पॉइंट ऊपर और एक फ्रैक्शन पॉइंट नीचे, क्योंकि देखो इंटरवल जो है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो बिल्कुल इससे नेक्स्ट पॉइंट और इससे नेक्स्ट पॉइंट का आपको एवरेज लेके चलना है। इसमें क्या होगा कि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने फिक्स पॉइंट ड्रॉ किया, उसके बाद आपने इससे इधर वाला एक पॉइंट लिया लेफ्ट साइड, राइट साइड पे भी ऐसे ही एक पॉइंट लिया, इसको आगे आप यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर मिला रहे हो। तो उसके बाद आप dy बाई dx मतलब स्मॉल चेंज, देखो d जो है ये हमेशा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा और जो डेल्टा है ये लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हमेशा d से इंडिकेट करते हैं। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बिल्कुल एक फ्रैक्शन लेफ्ट और राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट करोगे और आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन काउंट हो जाएगा। आप सेम ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी ग्राफ बना सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया था, तो वैसे ही मान लो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस टी पॉइंट के ऊपर आपको रेट फाइंड करना है, तो आप इसके ऊपर ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट इससे लेफ्ट साइड पे, एक पॉइंट राइट साइड पे, इसको दोनों एक्सिस पे मिलाओगे। लेट ये वैल्यू y1 है, ये वैल्यू y2 है, t1 t2, और ये वैल्यूज़ आप वैसे ही यहाँ फॉर्मूले में पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए तो टर्म में से आप कोई भी यूज़ कर लो, बट अगर आपको वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो आपको मेंशन करना है इसमें, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक कंसेप्ट और रहता है, देखो यहाँ तक जब पढ़ चुके हैं हम, तो हमारा एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके अंदर जस्ट एक कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करने में क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो कि कोई गैसियस रिएक्शन है, आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो आप उसको कंसंट्रेशन की टर्म में भी रिलेट कर सकते हो और उसका वो प्रेशर भी बता सकता है हमारे को। तो लेट अगर हम ये कहें कि A कोई गैसियस रिएक्टेंट है, ये कोई B गैसियस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो अब मान लो कि आपको वो प्रेशर की फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है। तो लेट इनिशियली T इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इसका जो प्रेशर है वो P0 ATM है। अब प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो ये प्रेशर कितना आ रहा होगा, 0। लेट एट T इज इक्वल टू एनी T सेकेंड, किसी भी T सेकेंड के ऊपर, अब देखो इसका प्रेशर रिड्यूस होगा, मान लिया कि इसका जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वो P है। तो अगर इसका प्रेशर P डिक्रीज हो रहा है तो बचेगा कितना A का प्रेशर, P0 माइनस P। अब देखो 1:1 का क्वेश्चन ही है, तो अगर इसका प्रेशर P डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो प्रेशर है वो P इंक्रीज होना चाहिए। तो अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप वैसे ही
कंसंट्रेशन की जगह क्या इंक्लूड कर दोगे यहाँ पे, प्रेशर। तो वैसे ही रिएक्टेंट के लिए माइनस फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सेम वैसे ही आपको कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना है, प्रेशर। आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो आप दो प्रेशर को माइनस कर रहे हो, फाइनल प्रेशर बन रहा है, तो यूनिट क्या बनेगी, प्रेशर की यूनिट मान लो ATM है, नीचे टाइम है तो क्या आ जाएगा, लेट अगर टाइम सेकंड में ले रखा है तो सेकंड। तो गैसियस रिएक्शन का अगर प्रेशर बना रखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो बनती है ATM सेकंड इनवर्स या ATM टाइम इनवर्स। ठीक है। इसके बाद कई बार वो क्वेश्चन ऐसे मोल्ड करता है कि वो हमारे को ये कह देता है कि भाई ये क्वेश्चन गिवन है, कंसंट्रेशन उसने बता रखी है हमारे को, और वो हमारे को कह रहा है आंसर जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालो। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको उसी से ही ये कंसेप्ट समझाता हूँ। लेट हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो हमारे को ये कह रहा है कि एक गैसियस रिएक्शन है, N2O5 गैसियस, ये डिसोसिएट होके बना के दे रहा है N2O4 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस। ये क्वेश्चन गिवन है और वो कह रहा है कि ये जो डिसोसिएशन है वो 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रहा है। अब उसने स्टेटमेंट में हमारे को ये बताया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर is 114 mm of mercury and after 25 minutes pressure is 133 mm of mercury। टोटल प्रेशर इज 133 mm ऑफ मर्करी। तो अब आपको इसमें फाइंड करना है, पहले वो कह रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन ATM मिनट इनवर्स फर्स्टली, और सेकंड में वो हमारे को ये कह रहा है फाइंड रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को लॉजिकली हम अप्रोच करते हैं। अब गैसियस बता रखा है उसने, गैसियस रिएक्शन है, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दे रखा है, तो अब तक जो हम सिस्टमेटिक वे यूज कर रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। आप दोबारा से एक बार इक्वेशन लिख लो, N2O5 गैसियस कन्वर्ट होके N2O4 गैसियस बना रहा है और हाफ O2 बन रहा है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर। अब देखो जो इनिशियल प्रेशर है वो सिर्फ N2O5 की वजह से होगा। अभी तक हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल का मतलब क्या है, एट t = 0 सेकेंड। भाई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं वहाँ पे। तो जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से है, रिएक्टेंट की वजह से। तो जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर ये 114 mm ऑफ प्रेशर दिया हुआ है इनिशियल, ये किसका है, N2O5 का। अब रिएक्टेंट्स की वजह से प्रेशर कितना आ रहा होगा, 0। इसके बाद उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि आफ्टर 25 मिनट्स टोटल प्रेशर इज 133 mm ऑफ मर्करी। अब लेट मैं एक बार इसको मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू है ये P0 है। अब देखो बच्चों 25 मिनट के बाद कुछ तो रिएक्शन होगी, तो एक बार लिख लेते हैं, एट t = 25 मिनट। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि t = 25 मिनट पे जो टोटल प्रेशर है वो 133 mm ऑफ मर्करी है। अब अगर कुछ रिएक्शन हो रही है तो
प्रोडक्ट बन चुके होंगे वहां पे। अब जो टोटल प्रेशर है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की वजह से होगा, क्योंकि 25 मिनट के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा। अब हमें पहले यही फाइंड करना है। अब हमें नहीं पता कि इसका प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, इनका प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, तो लेट हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो P डिक्रीज हुआ, तो बच रहा प्रेशर कितना है P नॉट माइनस P mm ऑफ मरकरी। अब देखो 1:1 का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अगर इसका प्रेशर हमने माना P डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो प्रेशर है वो P इंक्रीज हो रहा होगा। तो T इज इक्वल टू 25 मिनट पे N2O4 की वजह से प्रेशर कितना होगा P ATM। अब देखो यहाँ 1:1/2 है, तो मतलब अगर ये 1 मोल टूटेगा तो ये हाफ मोल बन रहा होगा, तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो कितना आ रहा होगा P/2 ATM। अब देखो बच्चों गैसियस रिएक्शन है, रिएक्शन कंटेनर के अंदर हो रही है, तो अब इस केस के अंदर जो टोटल प्रेशर है वो आपने डाल्टन्स लॉ भी पढ़ा होगा गैसेस का प्रेशर का। भाई जो टोटल प्रेशर है वो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो इस 25 मिनट पे उसने हमारे को क्वेश्चन में ये कहा है कि 25 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर है वो 133 mm ऑफ मरकरी है। तो इसका मतलब है कि 25 मिनट पे जो टोटल प्रेशर है वो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब P टोटल उसने हमारे को कितना बता रखा है 133 mm ऑफ मरकरी। अब 25 मिनट पे N2O5 की वजह से प्रेशर कितना बच रहा है P नॉट माइनस P प्लस, अब देखो बच्चों इसका प्रेशर कितना है 25 मिनट पे P ATM और सॉरी mm ऑफ मरकरी। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट साथ में इंक्लूड करनी है। अब इसके लिए देखो कि इसका प्रेशर कितना है PO42 का P/2, तो जब आप सोल्व करोगे ये कैंसल, P नोट वैल्यू जो है वो हमारे को गिवन थी वो 114 है, तो 133 ये टर्म इधर आके माइनस हो रही होगी, तो 114 इज इक्वल टू P/2। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 19 आएगा, तो जो हमारे पास P की वैल्यू है वो आ रही होगी 38 mm ऑफ मरकरी। तो बच्चों आपने यहाँ से P फाइंड कर लिया, दैट इज डिक्रीज इन प्रेशर फाइंड कर लिया कि भाई प्रेशर के अंदर कितना डिक्रीज हो रहा है। अब आप यहाँ पे चाहे तो वैल्यू भी रख सकते हो, P नोट आपको पता है 114 है, P की वैल्यू कितनी आ रही है 38, आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास $76 mm ऑफ मरकरी बच रहा होगा। 25 मिनट पे N2O5 की वजह से जो प्रेशर है वो 76 mm ऑफ मरकरी बचेगा। सेम बेसिस पे अब देखो इसका P डिक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से प्रेशर कितना आ रहा होगा 38 mm ऑफ मरकरी, तो अब ये P/2 कितना आ जाएगा 19 mm ऑफ मरकरी। अब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाते हो तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने लिखा डिक्रीज इन प्रेशर रिएक्टेंट के लिए माइनस चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, क्योंकि स्टिचोमेट्रिक नंबर 1 है। ऐसे ही अगर इसके लिए लिखते हो प्रोडक्ट हैं दोनों तो इनके लिए प्लस आएगा डेल्टा P ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू, अब देखो स्टिचोमेट्रिक नंबर को हम हमेशा 1/, करके लिखते थे, अब यहाँ पे 1/2 है, तो आप 1/2 करोगे तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 इंटू डेल्टा ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ T,
क्योंकि एवरेज रेट निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप डेल्टा यूज़ करोगे। अब बच्चों आप कोई भी एक टर्म यूज़ कर सकते हो और आप उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर लोगे। लेट मैं ये वाली टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास माइनस, देखो डेल्टा का मतलब है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी 76 माइनस 114 करोगे तो ये 38 आएगा। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, अगर आप वैल्यूज रखते भी हो तो 76 माइनस 114 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे 25 मिनट, तो 25 माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 38 बचेगा, तो 38 mm डिवाइडेड बाय 25 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चों देखो ट्रिक क्या था यहाँ पे, या उसने हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था कि आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है ATM मिनट इनवर्स के अंदर। पहले यहाँ पे यूनिट क्या बच रही है mm मिनट, तो पहले हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। क्वेश्चन लॉजिकली यहाँ तक सोल्व हो चुका है, बस अब आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है। देखो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 760 mm ऑफ मर्करी जो है ये इक्वल होता है 1 ATM के। तो अब आप mm को ATM में कन्वर्ट कर रहे हो तो बाय 760 आ जाएगा, तो यहाँ से ये आएगा 38 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 25, यूनिट बन जाएगी ATM मिनट इनवर्स। तो बच्चों जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो हमारा यहाँ से सोल्व हो चुका है। भाई आपको आंसर जो है वो ATM मिनट इनवर्स में आ चुका है। अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने कि आपको जो आंसर है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में निकालना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी से ही कन्वर्जन कर लेना है। देखो आपने आइडल गैस की इक्वेशन पढ़ रखी है, PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो अब इस केस के अंदर मैं V को यहाँ ले जाता हूँ, R बाई T को यहाँ ला रहा हूँ, तो P बाई RT जो है ये किसके इक्वल आएगा, N बाई V के। देखो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब आप ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंसंट्रेशन रखते हो या कभी भी केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन नहीं बता रखी तो आपने हमेशा मोलैरिटी यूज़ करनी है। मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो N बाई V जो है ये हमारे को क्या बता रहा है, मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर मैं P बाई RT कर देता हूं तो ये हमारे को क्या बता देगा, मोलैरिटी। तो बच्चों आप इसी में ही चेंज कर सकते हो यूनिट को। तो अगर ये आपने यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकाल लिया, डेल्टा, देखो रिएक्शन जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इस केस के अंदर R जो है गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो चेंज क्या होगा, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ C इंटू में RT, या डेल्टा ऑफ P बाय RT इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ C। भाई चेंज इन प्रेशर बाय RT कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा था हमारे पास, 38 mm, ATM में कन्वर्ट करते हैं तो 38 बाई 760। आप सेम यहाँ पे यूज़ कर लो, 38 बाई 760 ATM, ये तो क्या आ गया अपने पास, चेंज इन प्रेशर। R की जो वैल्यू है, अब R में ATM की जो यूनिट आती है वो ये होती है वैल्यू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब बच्चों ATM से ATM तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रखना पड़ेगा क्योंकि आपको यूनिट सेम करनी है यहाँ पे। तो 200 में अगर 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 200 प्लस 273, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 473 केल्विन।
इनटू में क्या आ जाएगा 473 केल्विन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन के। तो अब आप खुद देखो, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल हो चुका है, मोल इनवर्स है, ऊपर जाके वैल्यू प्लस होगी, तो आपके पास यूनिट क्या बन रही है, मोल पर लीटर, वही मोलैरिटी की यूनिट होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा सी। तो अब आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इक्वल आएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के। डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है 25 है, डेल्टा सी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे आप यूनिट कन्वर्ट करके कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बच्चों यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।